अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि वक्फ बोर्ड पे मैं बात करने आया हूं और वक्फ बोर्ड क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। वक्फ बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जो भी मुसलमान या कोई भी इंसान चाहे तो अपनी प्रॉपर्टी अल्लाह के नाम पे वक्फ कर सकता है कि ये प्रॉपर्टी मैं अल्लाह के नाम पे देता हूं। इसमें गरीबों के एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, उनके जीवन यापन के लिए बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं मदद के लिए इस प्रॉपर्टी से उनकी मदद की जाएगी। लेकिन शर्त यह है कि ये प्रॉपर्टी कभी बेची नहीं जा सकती है। सबसे अच्छा रूल जो है वो ये है कि ये प्रॉपर्टी बेची नहीं जा सकती है। ये लीज पे दी जा सकती है, किराए पे दी जा सकती है, मगर बेची नहीं जा सकती है। अच्छा, इसमें यह जरूरी नहीं है कि आप मुसलमान ही हो, आप जो हो, कोई भी हो, अगर आप देना चाहते हैं अपनी मर्जी से तो आप दे सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि उसका मालिकाना हक आपको होना चाहिए। उसके मालिक आप ही हैं, तभी आप दे सकते हैं। आप ऐसी वैसी जमीनात नहीं दे सकते हैं कि सरकारी है, कोई वो दे दिया और जो है ऐसे पट्टा करवा दिया, ये करवा दिया, जैसे गांव ग्रामीणों में होता है कि पंचायत की जमीन है, किसी के नाम पट्टा कर दिया। ये सब उसमें नहीं चलता है। उसमें एक ऑप्शन है, सिर्फ एक ऑप्शन, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, आप उसे दे सकते हैं। वो चाहे जमीन हो, वो चाहे घर हो, वो चाहे मस्जिद हो, वो चाहे करबला हो, वो चाहे जमीन हो, वो चाहे आपकी क्या कहते हैं साइकिल हो, कुछ भी आप देना चाहें वक्फ बोर्ड में आप दे सकते हैं, वक्फ को वक्फ कर सकते हैं। खैर, तो ये एक बोर्ड है जिसके पास जो जमीनात 2002 में जो देखा गया था वो था 7,85,734 संपत्तियां जो है वो वक्फ बोर्ड के पास मौजूद थी। इसकी लागत अगर बताई जाए तो तकरीबन 1.2 लाख करोड़ रुपए है। 1.2 लाख करोड़ रुपए है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। 102 यानी 1.2 लाख, 102 लाख करोड़ रुपए इसकी लागत 2002 में लगाई गई थी। आज तो मुझे लगता है तकरीबन 150 लाख करोड़ हो गई होगी। 2002 के बाद अभी 2024 चल रहा है, 22 साल हो गए हैं, महंगाई का जमाना है। बहरहाल, इतनी जमीनात मौजूद हैं, जबकि सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। जी हां, 2,14,707 संपत्तियां जो वो हैं उत्तर प्रदेश में है। 2,14,707 संपत्तियां। जी हां, ये 85,000, ये 7,85,000 में से 2,14,707 जो है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में है। आप समझिए, आप क्रोनोलॉजी को समझने की कोशिश कीजिए, क्या मसला क्यों है, ये वक्फ बोर्ड बिल आया क्यों है, संशोधन बिल क्यों आया है, समझिए। बहरहाल, 2 लाख से ज्यादा संपत्तियां जो है वो यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। पूरे भारत में जो संपत्तियां हैं उसमें 99% लोगों ने कब्जा कर रखा है। जी हां, जो वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं उसमें से 99% संपत्तियां जो हैं उस पर लोगों ने कब्जा कर रखा है। जी हां, किसने कब्जा कर रखा है, सबसे महत्वपूर्ण यह होता है, क्या मुसलमानों ने कब्जा कर रखा है, क्या मुतवल्लियों ने कब्जा कर रखा है। जो मुतवल्ली होता है, जो उसकी देखरेख करता है, जो कमेटी का मालिक होता है, इंचार्ज होता है, वो उसकी संपत्ति की देखरेख करता है। क्या मुतवल्लियों ने कर रखा है, क्या मुसलमानों ने कर रखा है, क्या माफियाओं ने कर रखा है? तो मैं बात करता हूं इस पे। सिर्फ मुसलमानों ने या मुतवल्लियों ने नहीं कर रखा है। सिर्फ में मेरे गौर कीजिएगा, सिर्फ नहीं है। सिर्फ मुतवल्लियों ने या सिर्फ मुसलमानों ने नहीं, बल्कि अनेक धर्म के लोगों ने इस वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर कब्जा कर रखा है, जिसमें भारत की केंद्र सरकार से लेकर के तमाम राज्यों की सरकार भी मौजूद हैं। भारत के केंद्र सरकार जो है, भारत सरकार जो है, उसने हजारों की तादाद में संपत्तियों पर कब्जा कर रखा है और अपने बिल्डिंग बना रखे हैं, ऑफिस बना रखे हैं, वगैरह वगैरह कर रखे हैं। राज्य सरकारों में बहुत ज्यादा सरकारें, सबसे ज्यादा तमिलनाडु सरकार, बहुत ज्यादा सरकारें इनके ऊपर कब्जा बनाए रखे हैं। ये इस प्रॉपर्टी को अपने लिए इस्तेमाल कर रही हैं, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज को अपने लिए इस्तेमाल कर रही हैं। अपने सरकारी ऑफिस बनाए हुए हैं, प्रॉपर्टी पे अपना जो है दुनिया भर के काम किए हुए हैं जो सरकार की नहीं है,
पब्लिक की नहीं है बल्कि वक्फ बोर्ड की हैं। वक्फ बोर्ड की जमीनों पर सरकार ने, केंद्र सरकार ने, राज्य सरकारों ने, बिजनेसमैनों ने, माफियाओं ने, मुतवल्लियों ने, मुसलमानों ने, अनेक धर्म के लोगों ने कब्जा कर रखा, यानी कि सबने। अच्छा, जो किरण रिज्जू ने बताया कि 12,000 के आसपास केस पेंडिंग है, इस वजह से हम चाहते हैं इसमें सुधार हो जाए, तो किरण रिज्जू जी को मैं ये बता दूं सबसे पहले कि किरण जी, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप एक नोटिस जारी करें भारत सरकार को और यह कहें कि देखिए 12,000 पेंडिंग केस पड़े हैं वक्फ बोर्ड में, जिनका फैसला नहीं हो पा रहा है। और रीजन क्या है? क्योंकि उनकी अधिकतर मुकदमे सरकार से चल रहे हैं। वक्फ बोर्ड के अधिकतर मुकदमे सरकार या सरकारी अधिकारियों के साथ चल रहे हैं, सरकारी नेताओं के साथ चल रहे हैं। रीजन क्या है? क्योंकि उन्होंने कब्जा कर रखा है, तो उसके ऊपर कोई फैसला आ नहीं पा रहा है। फैसला इसलिए नहीं आ पा रहा है कि गवर्नमेंट, केंद्र की गवर्नमेंट हो या स्टेट की गवर्नमेंट हो, दोनों ने कब्जा कर रखा है और जब वक्फ बोर्ड ने मुकदमा चलाया तो वो पेंडिंग में पड़े हुए हैं। इसलिए 12,000 से ज्यादा मुकदमे पेंडिंग में हैं, क्योंकि वो मुकदमे, अधिकतर मुकदमे गवर्नमेंट के साथ चल रहे हैं। जी हां, 1975 में आई थिंक, नहीं मैं सन अगर भूल रहा हूं, लेकिन मैं वाजे कर दूंगा किसी में, इंदिरा गांधी ने एक लेटर लिख करके, आई थिंक 1975, इंदिरा गांधी ने लेटर लिख करके अपने संस्थानों को, जो भारत सरकार के संस्थान हैं, उनको एक नोटिस जारी की थी कि या तो वक्फ बोर्ड की जमीनें छोड़ दी जाएं या तो उनको आज के हिसाब से भाड़ा दिया जाए, किराया दिया जाए। क्योंकि बहुत सारी ऐसी भी प्रॉपर्टीज हैं वक्फ बोर्ड में जिनको इंडियन गवर्नमेंट ने अपने इस्तेमाल में ले रखा है, जिसका किराया 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया है सालाना। जी हां, आज के दौर में 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपया सालाना किराया है। अगर कोई मुझसे कहेगा कि इसके ऊपर आप जो है रोशनी डालिए, पूरा डॉक्यूमेंट्स लाइए, तो मैं डॉक्यूमेंट्स ला सकता हूं, और आप अगर चाहें तो आप भी डॉक्यूमेंट्स भारत सरकार से मंगा सकते हैं। जी हां, जैसा कि आप जानते हैं, आपका अधिकार है कि आप मंगा सकते हैं डॉक्यूमेंट्स, तो आप मंगा सकते हैं कि वक्फ बोर्ड की कितनी जमीनें हैं जो भारत सरकार ने या स्टेट की गवर्नमेंटों ने कब्जा कर रखा है। बात यहीं तक नहीं जाती है, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं जिनका नाम, जिनके घर का नाम एंटेलिया वगैरह कुछ है, उनकी प्रॉपर्टी जो है वो भी वक्फ बोर्ड की जमीन पे बनी हुई है, जो बहुत लंबा एक आपको दिखता होगा, आसमान से मिलता जुलता एक आपको महल दिख रहा है एंटेलिया नाम का, वो भी वक्फ बोर्ड की जमीन पर है, वक्फ बोर्ड की ही जमीन पर है। अच्छा, सबसे पहले बीच में मैं आपको यह बताता चलूं कि जो नॉन मुस्लिम लोग इसमें उछल रहे हैं, वो क्या कहते हैं कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो भाई क्यों दीवाने हो? इसमें आपका कोई फायदा भी तो नहीं है, आपका कोई नुकसान नहीं है वक्फ बोर्ड के रहने से, और वक्फ बोर्ड के खत्म होने से आपको कोई फायदा नहीं है। अब आप कहेंगे नहीं साहब, भारत सरकार का फायदा है, तो चलिए ठीक है, भारत सरकार का फायदा है, करते हैं भारत सरकार का फायदा। चलिए हम चलते हैं मंदिरों की तरफ, उनकी कमेटियों की तरफ चलते हैं, उनमें रोज जो आमद होती है उसकी तरफ चलते हैं, जो रोज चढ़ावा आता है उसकी तरफ चलते हैं, खरबों डॉलर जो डेली आता है चलते हैं हम उसकी तरफ, और सबसे पहले हम उसको भारत गवर्नमेंट को, भारत सरकार को दे देते हैं, उसके बाद हम वक्फ बोर्ड पे बात कर लेंगे। चलिए क्या कहते हैं? खैर, ये तो आप लोगों का मुंह चुप करने के लिए मैंने इतनी सी हिंट्स दिया है, अगर मैं खोलने लग गया तो बड़ा लंबा हो जाएगा। खैर, तो एंटेलिया जो है वो भी वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना है। अब भारत सरकार चाहती क्या है? भारत सरकार चाहती कि, अच्छा, वक्फ बोर्ड कब बना और वक्फ बोर्ड कब जो है शुरू हुआ, यह भी आपको जानना जरूरी है। ये 1954 में पहली बार वक्फ बोर्ड बना था। जी हां, 1954 में। तो कोई अंधभक्त ये ना कह दे कि ये आपने अपने मर्जी से आज बना लिया, नहीं, 1954 में वक्फ बोर्ड बना था। ठीक है, मैं अच्छे से आपको बता देना चाहता हूं, जाकर रिसर्च कर लेना। उसके बाद ये भंग हो गया कुछ सालों के बाद, फिर 1964 में ये बना, जो केंद्रीय वक्फ परिषद के वक्फ परिषद का गठन किया गया, और ये जो है उस वक्त आता था परिषद अल्पसंख्यक मंत्रालय के अंदर, अल्पसंख्यक मंत्रालय के अंदर वक्फ बोर्ड आता था 1964 में, और बना कब था? 1954 में। समझ रहे हो आप? 1954 में बना था, तो नया कानून नहीं है, इसके ऊपर ज्यादा उंगली करने की कोशिश मत करना। खैर, चलिए, अब सरकार क्या रूल अपनाना चाहती है, सरकार क्या करना चाहती है? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि अगर आपके धार्मिक, संविधान ये कहता है कि आपके धार्मिक मामलों में, संविधान ये कहता है कि आपके धार्मिक मामलों में, कोई भी धर्म के आप हैं,
गवर्नमेंट का कोई किसी तरीके का इंटरफेयर नहीं होगा आपके धार्मिक मसलों पर। और जाहिर सी बात है, वक्फ बोर्ड मुसलमानों के द्वारा दी गई प्रॉपर्टी, मुसलमानों के लिए खर्च करने के लिए दी गई प्रॉपर्टी, मुसलमानों के रहन सहन, नमाज रोजा, ये वो वगैरह वगैरह करने के लिए प्रॉपर्टी जो दी गई है वो तो उन्हीं की है। तो उसमें आपका कोई लेना देना नहीं है, वो है मुसलमानों का पर्सनल मैटर। समझ रहे हैं आप? पर्सनल मैटर है। जैसे ये कि हम नमाज कितने रकात पढ़ेंगे ये हम इस्लाम से सीखेंगे, ना कि हमें इंडियन गवर्नमेंट बताएगी। मैं बिल्कुल क्लियर शब्दों में बता रहा हूं, देसी शब्दों में बता रहा हूं ताकि समझ में आवे। हमें इंडियन गवर्नमेंट नहीं बताएगी कि हमको रोजा कितने रखने हैं, ये हम इस्लामिक तौर तरीके से सीखेंगे। समझ रहे हैं आप? तो उसी तरीके से वक्फ बोर्ड में हम किसको रखेंगे या किसको नहीं रखेंगे ये हम तय करेंगे, ना कि गवर्नमेंट। ये संविधान के हिसाब से बता रहा हूं मैं, संविधान के हिसाब से। संविधान ये कहता है कि आप पर्सनल मैटर में, धार्मिक मामलों में गवर्नमेंट कोई इंटरफेयर नहीं कर सकती। लेकिन गवर्नमेंट इंटरफेयर अब जो कर रही है वो उसके पॉइंट क्या है? उसके पॉइंट ये हैं कि हम महिलाओं को इसकी कमेटी में रखना चाहते हैं। सबसे पहला सवाल, अगर भारत सरकार ये कह रही है कि हम महिलाओं को इस कमेटी में रखना चाहते हैं, तो भारत सरकार सबसे पहले मुझे यह दिखाए कि वह वोट के किस जगह पर यह लिखा है कि इसमें महिलाएं नहीं हो सकती हैं। यानी वह बोर्ड में कहीं यह निम्नलिखित नहीं, कहीं पर यह लिखा नहीं गया है कि इसमें महिलाएं नहीं हो सकती हैं। तो फिर आप क्यों कहते हैं कि इसमें हम कर रहे हैं, संशोधन कर रहे हैं कि महिलाएं होंगी? नहीं भाई, इसमें तो पहले ही से है कि भाई महिलाएं हो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई जिक्र ही नहीं है कि हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं। उसमें सिंपल है कि भाई ये कमेटी होगी। उसमें ये नहीं है कि मर्दों की कमेटी होगी या औरतों की कमेटी, नहीं नहीं, सिंपल सी बात है, कमेटी मुतवल्ली। ये नहीं है कि मर्द ही बन सकता है, तो संशोधन का कोई मसला ही नहीं है। ये पहली बात तो ये हो गई इंडियन गवर्नमेंट के लिए। दूसरी जो इंडियन गवर्नमेंट ने बात की है वो की है कि 2 नॉन मुस्लिम लोगों को इसके अंदर डाला जाएगा, इस कमेटी में। सबसे बड़ी बात यह है कि नॉन मुस्लिम को क्या पता कि हमारे कुरान में क्या है, कैसे है, इसका रूल क्या है, इसका सिस्टम क्या है। तो नॉन मुस्लिम को इसमें डालने का मसला कहां से आ गया और क्यों आ गया? सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्यों। यह इसलिए क्योंकि भारत सरकार यह चाहती है कि एक वो प्रॉपर्टी जो भारत में तीसरे नंबर पर है, पहले पे रेलवे, दूसरे पे आर्मी, तीसरे पे वक्फ बोर्ड, तीसरे नंबर पे जो प्रॉपर्टी है उसमें हम नॉन मुस्लिमों को डाल करके जो नॉन मुस्लिम वोटर हैं हम उनके दिलों में अपनी जगह बनाने की, देखिए हमने भारत की सबसे बड़ी तीसरी जो प्रॉपर्टी कमेटी है उसके अंदर मैंने नॉन मुस्लिम को डाल दिया। ये सिर्फ नॉन मुस्लिम्स का वोट लेने के अलावा और कुछ नहीं है। पहली बात तो ये हो गई नॉन मुस्लिम वाली। पॉइंट टू पॉइंट देखिएगा, नॉन मुस्लिम को इसलिए डाला जा रहा है ताकि नॉन मुस्लिम को वोट को यह कह के लिया जा सके कि देखिए मैंने आपको वक्फ बोर्ड में हिस्सेदारी दिलाई है, वक्फ बोर्ड के कमेटी में हिस्सेदारी दिलाई है। वक्फ बोर्ड में हिस्सेदारी नहीं होगी उनकी, लेकिन वक्फ बोर्ड की कमेटी में हिस्सेदारी होगी। मजे की बात है, यह बरगलाने की कोशिश की गई है, सिंपल सी बात है। अब दूसरी बात यह आती है कि कलेक्टर अगर चाहे तो वो प्रॉपर्टी जब चाहे तब ऑडिट कर सकता है, जब चाहे चेक कर सकता है कि कहां खर्च किया, क्या किया, इसके प्रॉपर्टी से पैसा आया वो कहां गया, ये वो दुनियादारी। चलिए ठीक है, मान लेता हूं कि कलेक्टर ये देखेगा कि कहां से प्रॉपर्टी से कितना पैसा आया और वो कहां खर्च हुआ। मैं ये जानना चाहता हूं कि कलेक्टर का अगर ये मन कर जाए कि नहीं साहब आपने मदरसे में क्यों दिया, नहीं देना चाहिए आपको, तो इसका जवाब कौन देगा और क्यों देना होगा हमें इसका जवाब? हमने किसी मस्जिद को बनवाने में वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी का अगर कोई हिस्सा, कोई पैसा आया है, उसको हमने कोई मस्जिद बनवाई है, तो अगर वो जिलाधिकारी हमसे ये कहे कि तुमने क्यों मस्जिद बनवाई, वक्फ बोर्ड के पैसे से हम मस्जिद नहीं बनने देंगे, तो मुझे मानना होगा भारत सरकार ये चाहती है कि कलेक्टर की मर्जी से वक्फ बोर्ड का पैसा खर्चा हो। यानी हम खर्च करें और उसके बाद वक्फ बोर्ड अगर उसके बाद कलेक्टर बोल दे कि नहीं ये गलत तुमने खर्च किया, तो मैं उसको रिटर्न करूं, मैं अपनी जेब से उसको भरूं। क्योंकि कलेक्टर साहब की मर्जी नहीं है कि मैं यहां पर खर्च करूं कि यहां पर खर्च करूं कि यहां पर खर्च करूं। ये अब मुझे कलेक्टर साहब बताएंगे कि साहब मैं अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी, अपनी एक कमेटी की प्रॉपर्टी को पैसा कहां पे लगाऊं, कहां पे ना लगाऊं। लीगल चीजों पे लग रही है, उसके बावजूद सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है ये लीगल चीजों पे लग रहा है, उस पे
मैं अगर अनाथालय बना रहा हूं वह बोर्ड के पैसे से, यानी कि वह बोर्ड की प्रॉपर्टी जो लीज पे दी जाती है, जो किराए पे दी जाती है, उन पे, उनके पैसे से, उनकी इनकम से अगर हम अनाथालय बना रहे हैं और कल को कलेक्टर साहब खड़े हो जाएं कि नहीं ये अनाथालय नहीं होना चाहिए, वह बोर्ड का पैसा इसमें नहीं लगेगा, तो साहब उस अनाथालय का पैसा मुझे देना पड़ेगा, क्योंकि कलेक्टर साहब ने कहा है कि इसको हम वह बोर्ड से नहीं जोड़ेंगे। मजे की बात यह है, यानी जो कमेटी वह वोट की होगी उसका कोई दखलंदाजी नहीं, वो कुछ नहीं कर सकता है बगैर कलेक्टर की हामी के, यानी सारा पावर वो चला जाएगा कलेक्टर के हाथ में कि साहब अब ये हैं और यही करेंगे सब कुछ। अच्छा, मजे की बात है वो भी नॉन मुस्लिम होंगे। मजे की बात है कि इसमें यह भी शर्त नहीं है कि वो मुस्लिम होंगे, नहीं भाई, जब उनको पता ही नहीं है कि हमारे रूल क्या हैं, सिस्टम क्या है, तो वो कैसे बताएंगे कि हमें यहां खर्च करना चाहिए, यहां नहीं खर्च करना चाहिए, यहां हराम है, यहां हलाल है, यहां जायज है, यहां नाजायज, उनको क्या पता? ये तो मुसलमानों को ही पता हो सकता है ना। भाई मैं जाकर के उस पैसे से शराब पी लूं, अब कलेक्टर साहब को क्या पता कि हमारे यहां शराब हराम है और हमने वो पैसा हराम चीज में लगाया है, मैं उस पैसे को ब्याज पे दे दूं, अब कलेक्टर साहब को क्या तमीज होगी कि वो कहें कि नहीं साहब ये पैसा कि आप जो है ब्याज पे नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये हराम है, ब्याज हराम है इस्लाम में, चूंकि इसलिए आप हराम जो है काम नहीं कर सकते हैं वह वोट के पैसे से। भाई उनको तो पता ही नहीं है, वो तो कहेंगे अच्छा ब्याज पे दिया बहुत अच्छा, वो तो इनकम बढ़ जाएगी, वो तो यही कहेंगे ना, तो वो हराम काम हो गया। तो इसमें कलेक्टर साहब का इंटरफेयर इस तरीके से किया गया है। अच्छा, दूसरा यह है कि 12 साल तक, तीसरा जो आया है वो यह है कि 12 साल तक अगर आप वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर कब्जा किए हुए हैं 12 साल तक, तो वो प्रॉपर्टी आपकी हो जाती है। नए संशोधन बिल के हिसाब से अगर आपने 12 साल कब्जा कर रखा है वक्फ की प्रॉपर्टी पर, तो वो प्रॉपर्टी आपकी हो गई। अच्छा, ये क्यों किया गया? ये किया गया एंटेलिया के लिए, एंटेलिया के लिए, है ना? जो अडानी जी ने, अंबानी जी ने जो अपना वो बना रखा है ना, अच्छा सिर्फ अंबानी नहीं, इसमें अडानी भी मौजूद हैं, उनकी भी बहुत बहुत सारी प्रॉपर्टी जो है वो वोट की प्रॉपर्टी है जिन्होंने कब्जा कर रखा। यही नहीं है, बहुत सारे बिजनेसमैन, सिर्फ मैं अडानी अंबानी की बात नहीं करूंगा, बहुत सारे बिजनेसमैन है भारत, उनकी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, क्योंकि उनके ऊपर मुकदमा चल रहा है कि भाई ये जमीन खाली करिए आप, क्योंकि आप तो भाड़ा भी नहीं दे रहे हैं, तो जमीन खाली करिए हमारी, वह बोर्ड का मुकदमा जो है उनके ऊपर है। अब उनको साबित करना होगा कि वो जमीन उनकी है। अब यहां पर मसला फंसता है कि केंद्र सरकार नहीं चाहती है कि उनको यह साबित करना पड़े कि वो जमीन उनकी है। अब नए बिल के हिसाब से वो ले जाकर के बिल का एक कागज का टुकड़ा पेश कर देंगे, उसके बाद कहेंगे कि साहब देखिए 12 साल से ज्यादा प्रॉपर्टी अगर आपने कब्जा कर रखी है तो वो आपकी हो जाती है, और मैंने तो 50 साल से बना रखा तो ये मेरी हो गई, तो वो उनकी हो जाएगी। इसी तरीके से जो 99% प्रॉपर्टी जो लोग कब्जा किए बैठे हैं, चाहे वो मुस्लिम हैं, चाहे नॉन मुस्लिम हैं, चाहे वो जो है क्षेत्र के बड़े माफिया हैं, चाहे वो मंत्री नेता हैं, चाहे गवर्नमेंट खुद है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट है, चाहे केंद्र की है, सारी सरकारें, ये सब उस जमीन पर अपना कब्जा जमा लेंगी और अदालत इनको बाकायदा परमिशन दे देगा कि ये जमीन आज से आपकी हो गई। जी हां, वक्फ बोर्ड को संशोधन जो बिल नाम दिया गया है वो संशोधन नहीं बल्कि हथियाने का नाम दिया गया है, हथियाने का नाम दिया है। ठीक उसी तरीके से जैसे शत्रु संपत्ति, आप सबको बता दूं कि शत्रु संपत्ति नामक भारत में एक संपत्ति हुआ करती थी, कई हजार करोड़ रुपए की थी, वो कई लाख करोड़ रुपए की थी, बल्कि शत्रु संपत्ति यानी कि जो लोग पाकिस्तान चले गए, बंटवारे के बाद जो लोग पाकिस्तान चले गए उनकी प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट ने शत्रु संपत्ति के नाम से अपने कब्जे में ले लिया। चलिए अच्छी बात है, होना चाहिए, अपने कब्जे में ले लिया, चलिए ठीक है। उसको उसमें जो रूल बनाए गए शत्रु संपत्ति में, यह हुआ कि इन संपत्तियों का जो सिस्टम रहेगा वो बेचा नहीं जा पाएगा, इनको सिर्फ लीज पर दिया जाएगा, किराए पर दिया जाएगा, लीज पर दिया जाएगा, लेकिन बेचा नहीं जा सकेगा, ताकि ये प्रॉपर्टी मौजूद रहे और इनका फायदा भारत सरकार को और भारत सरकार के लोगों को, यानी भारत के लोगों को हो सके, ये रूल बनाए गए। लेकिन अभी क्या सिस्टम चल गया है? अभी ये चल गया है कि आप ऑनलाइन जाइए, चेक करिए, प्रॉपर्टी बिक रही है, नीलाम हो रही बाकायदा। अब कौन नीलाम कर रहा है और कौन खरीद रहा है? नीलाम कर रहे हैं ब्लॉक स्तरीय, तहसील स्तरीय, जिला स्तरीय अधिकारी, चुपके से नीलाम हो जा रहा है। आप किसी को पता ही नहीं होगा कि शत्रु संपत्ति आपके क्षेत्र में है या नहीं है, है ना? नीलाम हो रही है या नहीं हो रही है, लेकिन ये माफियाओं द्वारा
सारी जानकारी उनको दी जाती है कि साहब ये संपत्ति है, आप एक काम करिए कि आप आइए और हम जो है इसको आपके नाम कर देंगे और ऑनलाइन दिखा देंगे कि नीलाम हो गई। कोई बोली नहीं, कुछ नहीं, आराम से वो नीलाम हो जा रही है। भाई नीलामी सिस्टम ये है ना कि प्रॉपर्टी पर आप जाइए, बोर्ड लगाइए, नोटिस दीजिए, बोर्ड लगाइए, उसके बाद नीलाम करिए पब्लिक के बीच। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हो रहा है। यहां पर आराम से प्रॉपर्टी को बेचा जा रहा है, शत्रु संपत्तियों को बेच करके अपनी जेबें भरी जा रही हैं। जो सरकार के फायदे की बात थी, पब्लिक की फायदे की बात थी, वो सब खत्म हो गई है, रूल तोड़ दिए गए। ठीक उसी तरह वह वोट को लिया जा रहा है कि अब वो मेरे कब्जे में आ जाए, उसके बाद कलेक्टर के अंडर में आने के बाद जब चाहें इस प्रॉपर्टी को जिसको चाहें उसको बेच दें, उसको खत्म कर दें। इसमें बहुत बड़ा एक ये भी रहा है कि मुसलमानों ने बहुत बड़ी गलतियां की हैं, उसके ऊपर मैं फिर कभी आऊंगा। उनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, बहुत सारी गलतियां हुई हैं जिसकी वजह से हो रहा है, लेकिन उसके फिर कभी आऊंगा। फिलहाल मैं सरकार की नीयत की बात कर रहा हूं। सरकार की नीयत वह वोट को संशोधन करना इस बिल पर या वह वोट को सुधार करना नहीं है। सरकार की नीयत है कि भारत की तीसरी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी जो जिसके पास, जिस कमेटी के पास है, उस कमेटी को अपने अंडर में लिया जाए। वरना गैर मुस्लिम की एंट्री, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की एंट्री, उनसे परमिशन, ये सारी चीजें अवैध हैं, अवैध हैं और अवैध हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स को गवर्नमेंट ने खरीद लिया है, जैसा कि कुछ पिछले दिनों मैंने बताया भी था कि आदित्यनाथ योगी ने कहा है कि गवर्नमेंट के पक्ष में बोलने से आपको 8 लाख रुपए महीना दिया जाएगा, गवर्नमेंट के खिलाफ बोलने पर आपको जेल भेजा जाएगा। बहुत सारे यूट्यूबर्स आ करके कह रहे हैं कि बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग उसके पब्लिक के बीच ला रहे हैं और ऐसी चीजें ला रहे हैं बरगलाने के लिए। और मैं हिंदू धर्म को भी समझा रहा हूं कि आप समझिए चीजों को। ऐसा नहीं है कि आपने जो सुन लिया वही सही है, आप यहां भी आइए, सुनिए, पता चलेगा आपको। गैर हिंदू से आप सुन रहे, गैर मुस्लिम से आप सुन रहे हैं वह वोट के बारे में, आपको समझ में आना चाहिए। अगर मैं मंदिरों के बारे में बोलूं तो जाहिलियत है, मुझे नहीं पता आपके रूल क्या हैं, तो मैं क्यों बोलूंगा जाकर के वहां। तो यहां पर बैठ करके अगर मैं बोल रहा हूं वह वोट के बारे में, तो आप यहां सुनिए, ना करके जाकर के आप जो है गैर मुस्लिम से सुन रहे हैं। बहरहाल बहुत सारे यूट्यूबर्स को भारत सरकार ने पाल रखा है। वो आजकल वीडियोस बना रहे हैं और कह रहे हैं कि धांधली चल रही है वह वोट के अंदर, कि वह वोट अगर कह देगा कि यह जमीन हमारी है तो वो आप वह वोट की हो जाएगी। पूरे संपूर्ण भारत में एक प्रॉपर्टी ऐसी नहीं पाई गई है जिसको वह वोट कह दे कि यह हमारी है और वो वह वोट की हो जाए। ये आपके बीच खबरें फेक फैलाई जा रही हैं, बिल्कुल गलत फैलाई जा रही हैं, बिल्कुल गलत फैलाई जा रही हैं। हद यह है कि अगर कोई मुस्लिम का कोई वारिस नहीं होता है, कोई मुस्लिम है उसका कोई वारिस नहीं है, तो वो प्रॉपर्टी भी वह वोट में नहीं आती है। जी हां, तो आप ये ना कहें कि साहब जो है हमारी प्रॉपर्टी, कल वह वोट कहेगा कि ये हमारी तरफ है। मैंने एक यूट्यूबर को देखा, वो बहुत बड़ा यूट्यूबर है, वो भक्त बनर्जी करके वीडियो बनाता था, आजकल वो सरकार के पक्ष में कूद पड़ा है। उसने बताया कि अगर इशारा कर देगी वह वोट की ये जमीन हमारी है तो वो वोट की जमीन हो जाएगी, आपकी जमीन छिन जाएगी और आप उसको जो है कभी जिंदगी में नहीं ले पाओगे। ये सिस्टम है। नहीं नहीं, बिल्कुल गलत कह रहा है ये, बल्कि सब लोग गलत कह रहे हैं ये बात। वह वोट के रूल हैं, बगैर पर्सनल प्रॉपर्टी के दूसरी प्रॉपर्टी इस पे एंट्री हो ही नहीं सकती है, हो ही नहीं सकती है, चांस ही नहीं है। तो फिर कैसे इशारा कर देगी और इसकी हो जाएगी। कुछ दिन पहले सुन्नी वक्फ बोर्ड ने एक अपील की थी, बात के शब्दों को समझने की कोशिश करना। कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अपील की थी और यह कहा था कि ताजमहल को वक्फ बोर्ड में, सुन्नी वक्फ बोर्ड में दे दिया जाए, क्योंकि ये एक तो मुसलमानों द्वारा बनवाया गया है और उसके बाद अब उसका कोई वारिस नहीं है, तो सुन्नी वक्फ बोर्ड को दे दिया जाए ताकि हम इसकी देखरेख कर सकें, अच्छे से इसको देखरेख कर सकें, क्योंकि ये एक मुस्लिम बादशाह की धरोहर है, इसलिए वक्फ बोर्ड में दे दिया जाए। लेकिन अदालत ने यह कह के मना कर दिया था कि वक्फ बोर्ड के ही रूल हैं कि वक्फ बोर्ड में जो प्रॉपर्टी है वो आप अपनी मर्जी से दें तभी वक्फ बोर्ड में जाएगी, कोई दूसरा नहीं दे सकता है। तो इंडियन गवर्नमेंट के अंडर ताजमहल आता है, इसको इंडियन गवर्नमेंट ताजमहल आपको नहीं दे सकती, क्योंकि उसका जो मालिक है, बादशाह है, वो खत्म हो चुका है, तो वो आपको वही दे सकता था। अगर वो वक्फ बोर्ड में देके गए होते तो हम नहीं रोक सकते थे, लेकिन चूंकि अब वो मौजूद नहीं है तो उनकी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की हुई, लेकिन गवर्नमेंट को मालिकाना हक नहीं है कि वो वक्फ बोर्ड को दे सके, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस प्रॉपर्टी को खरीदा नहीं है।
तो फिर ये वक्फ बोर्ड को नहीं दी जा सकती है, ये वक्फ बोर्ड का ही रूल है, तो मैं कैसे दे दूं? आई एम वेरी सॉरी। और अच्छा बताया उन्होंने, आपका रूल आपको याद दिलाया, कोई दिक्कत की बात नहीं, अच्छा किया उन्होंने, आपको बताया। वही दलील मैं दुनिया को देता हूं कि भाई अब बताइए अब क्या कहेंगे। तो ये सब फेक न्यूज़ें चल रही हैं वक्फ बोर्ड के लिए, ये सब जो है। अच्छा, जो एक जेपीसी करके कुछ जो है कभी कमेटी बनाई है भारत सरकार ने और कहा कि साहब इसमें सारे केंद्रीय मंत्री, बहुत सारे केंद्रीय मंत्री, 31 मंत्रियों लोकसभा के सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई है और कहा गया है कि साहब इनका फैसला जो है वो माना जाएगा। मैं आपको बता दूं कि जेपीसी जो कमेटी होती है, इसका फैसला सरकार के ऊपर थोपा नहीं जा सकता है, यह भी रूल है। आपको बरगलाया गया है कि साहब एक कमेटी बना दे रहे हैं और कमेटी के जैसा फैसला होगा वैसा हम एक्सेप्ट करेंगे। ये जो कमेटी होती है इसके फैसले को मानना ही होगा गवर्नमेंट को, ऐसा कोई रूल नहीं है। इस कमेटी का फैसला जो भी आएगा, अगर इस कमेटी का फैसला आएगा कि वक्फ बोर्ड बिल का जो मसला है वो खत्म किया जाए और बिल कैंसिल किया जाए, तो भी सरकार कह सकती है कि नहीं साहब कैंसिल नहीं करेंगे, ये मेरी मर्जी है। जी हां, यानी कि उसका फैसला सर्वमान्य नहीं है, वो कमेटी बरगलाने के लिए, टाइम लेने के लिए लिया गया है। जी हां, इसमें टाइम लेने के लिए लिया गया है। अच्छा, बहुत सारे मुसलमान जो आजकल आ रहे हैं, जो भारत सरकार से कनेक्टेड हैं, वो मुसलमान आ रहे हैं और बहुत सारी चीजें बता रहे हैं वक्फ बोर्ड के बारे में, ये धांधली हुई साहब, ये हुआ और ये हुआ और ये हुआ। मैं उनको दावा करता हूं कि आप मुझसे ज्यादा नहीं जानते हैं। डेट टू डेट, इंच टू इंच, पैसा टू पैसा बताऊंगा प्रॉपर्टीज। जिस दिन चाहो उस दिन डिबेट कर लो, चाहे वो उत्तर प्रदेश के मंत्री दानिश अंसारी साहब हो, मुख्तार अब्बास नकवी साहब हो, या कोई और हो, संविधान का जानकार हो, इस्लाम का जानकार हो, वो आए हमारे सामने और बताए कि ये कहां से जायज है। मैं जायज नाजायज की बात कर रहा हूं, ये कहां से जायज है ये बता दे मुझे। तो साहब बरगलाने में मत आइए, आप होंगे किसी मंत्री पद पे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी कहेंगे और हम मान लेंगे। हाँ, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो वक्फ बोर्ड में प्रॉब्लम्स हैं, उनको सुधरना चाहिए। इसके लिए मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा, इनको सुधरना चाहिए, इनके जो सिस्टम है। अच्छा, क्या होता है कि हर एक जगह भ्रष्टाचार तो होता ही है, ये आपको पता होगा। गवर्नमेंट के अंदर, रेलवे के अंदर, ये पूरी पूरी की गवर्नमेंट ही नहीं, हर चीज में, एजुकेशन में हो, वो बिजनेस में हो, हर चीज में भ्रष्टाचार तो होता ही है। तो अब आप यहां ये कह करके कि साहब इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है और गवर्नमेंट इसको देखना चाह रही है, अच्छा जी। अच्छा, जिस सच्चर कमेटी के बारे में किरण जी ने बताया है कि सच्चर कमेटी ने बताया है कि वक्फ बोर्ड की जमीनों पर लोगों ने कब्जा कर रखा है और अवैध तरीके से इसको जो है यूज कर रहे हैं और मुसलमानों के हक में होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है। किरण रिजिजू जी, आपने आधी बात बताई है, मैं पूरी बताता हूं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में, राजेंद्र सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में सबसे जो हाईलाइट किया गया है वो ये किया गया है कि मुसलमानों की जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा दयनीय है। इसको हाईलाइट किया गया, इसको समझिए किरण जी, हाईलाइट किया गया है कि मुसलमानों की स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय है। एजुकेशन में ये पीछे हैं, बिजनेस में पीछे हैं, काम में पीछे हैं, पैसे में पीछे, हर तरीके से ये बहुत दयनीय हालत में है। इनकी भागीदारी कहीं पर मौजूद नहीं है कि इनकी कोई स्ट्रांग भागीदारी हो, ऐसा नहीं मिलता है कहीं पर। एक ऑप्शन है इनके पास, वक्फ बोर्ड। उस वक्फ बोर्ड के तहत इनकी दयनीय स्थिति को सुधारा जा सकता है, लेकिन उस पर बहुत सारे माफियाओं ने, सरकारों ने, हाईलाइट है इसमें, मैं बता दे रहा हूं, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा किरण जी पूरी है। बहुत सारे माफियाओं ने, मुतवल्लियों ने और माफियाओं ने, बड़े बड़े माफियाओं ने, बड़े बड़े बिजनेसमैनों ने और राज्य और केंद्र सरकारों ने इसके ऊपर कब्जे कर रखे हैं, जिसकी वजह से इसकी जो मालियत आनी चाहिए, जो लागत, जो इसका किराया आना चाहिए, जो पैसा, जो इनकम होनी चाहिए, वो नहीं हो पा रही है। इसकी वजह से इनकी हालत दयनीय है। वक्फ बोर्ड से भी मुसलमानों को कुछ नहीं मिलता है। उसकी वजह है क्योंकि कब्जा किए हुए हैं 99% लोग, मैंने जैसा कि पहले बताया। तो उसमें सरकारों का भी जिक्र है, केंद्र सरकार का भी है, राज्य सरकार का भी है, माफियाओं का है। तो फिर आप भूल कैसे गए कि वो कब्जा हटवाएं आप?
आप कहिए ना कि वक्फ बोर्ड के जो पेंडिंग केसेस हैं, वक्फ बोर्ड के जो है फौरन उसमें जो है इंटरफेयर होना चाहिए और वक्फ बोर्ड के वो सारे केस खत्म होने चाहिए। जल्दी से जल्दी वक्फ बोर्ड की सारी प्रॉपर्टी, क्योंकि वक्फ बोर्ड के पास उसकी प्रूफ है, पेपर है, तो सारी प्रॉपर्टी उनको मिलनी चाहिए। चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, वो प्रॉपर्टी वापस करे। चाहे वो माफिया हो, चाहे वो गुंडा हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, वो वापस करे। ऐसा कहिए ना आप, लेकिन आप नहीं कहेंगे। मसले की बात तो मेन यही है। किरण जी, आपने सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट बताई वो बहुत कम बताई। सच्चर कमेटी को मैंने बहुत नजदीक से पढ़ा है, तो इसलिए ज्यादा होशियारी करने की कोशिश मत कीजिए किरण जी, समझ रहे हैं आप। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट अगर पूरी मैं पढ़ के बता दूं, अगर मैं पूरी वीडियो बना दूं, उसके ऊपर सच्चर कमेटी के पॉइंट्स टू पॉइंट्स बात कर लूं, तो पूरी भारत की आजादी से लेकर के आज तक की सारी गवर्नमेंटें, सारी हुकूमतें, सारी सरकारें कटघरे में खड़ी हो जाएंगी। तो सच्चर कमेटी मत छेड़िए, वरना फिर हमारी नस, दुखती नस है ये। अगर आप दुखती नस पे हाथ रखेंगे तो हम पे चिल्लाएंगे बड़ी तेज और कहेंगे साहब सच्चर कमेटी के सारे रूल्स सब कुछ लागू करिए, आज का आज लागू करिए, फिर आप प्रॉब्लम में हो जाएंगे। तो ये सारे मसले हैं। तो वक्फ बोर्ड एक धांधली के लिए, इस वक्फ बोर्ड की जमीनों को 99% जमीनों को बेचने, खत्म करने, कब्जा देने के लिए ये सरकार ये बिल लाई है, जिसका मैं पुरजोर विरोध करता हूं, इसकी मुखालिफत करता हूं और साथ में हर एक मुसलमान से कहता हूं कि इसकी ना सिर्फ मुखालिफत करें बल्कि इन चीजों को समझें भी, ताकि आने वाले दिनों में आपके काम आ सके। आंखें बंद करके मुखालिफत नहीं, चीजों को समझना जरूरी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे भी आधे घंटे से ज्यादा ये वीडियो हो गई है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। उम्मीद करता हूं सब ठीक होंगे और सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को प्लीज। मैं बीच में बोलने वाला था लेकिन भूल गया, और क्या है मैं सब्सक्राइब कर नहीं पाता हूं, तो प्लीज कर लेना यार, क्या ही जाएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अल्लाह हाफिज।